ठीक है, इन द प्रीवियस लेक्चर हमने देखा था लाइव लोड और विंड लोड, सॉरी डेड लोड और लाइव लोड का कैलकुलेशन। अभी हम स्टार्ट करेंगे विंड लोड का कैलकुलेशन। ओके, तो स्टार्टिंग विद विंड लोड। विंड लोड के लिए आपके पास IS है, IS 875 है आपके पास। सिर्फ उसका पार्ट नंबर 3 एज्यूम करना है और लेटेस्ट जो आपका लेटेस्ट IS कोड का ईयर है आपका 2015। तो याद रखिए आपको लेटेस्ट IS कोड ही यूज करना है। 2015 से पीछे वाला भी IS कोड है और मैक्सिमम बुक में आपको उसी तरह से कैलकुलेशन दिया है, लेकिन याद रखिए हम यहाँ पे सभी कैलकुलेशन जो है वो 2015 वाले IS कोड से ही करने वाले हैं। तो IS 875 पार्ट 3 और उसमें से भी आपको क्या करना है, 2015 ईयर वाला IS कोड जो वो कंसिडर करना है। एज पर दिस IS कोड आपका जो विंड लोड का कैलकुलेशन फॉर द रूफ जो हम लोड कैलकुलेट करेंगे, दैट पर्टिकुलर टोटल लोड जो आपका आने वाला है दैट शुड बी इक्वल्स टू CPI माइनस CPE माइनस CPI मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय PDO। तो CPE जो आपका रहता है दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द एक्सटर्नल विंड प्रेशर, या आपका है इंटरनल कोएफिशिएंट ऑफ द इंटरनल विंड प्रेशर। ए जो आपका जो एक्सपोज एरिया होगा, कितने एरिया आपकी विंड जो है वो एक्ट हो रही है वो एरिया, और पीडी जो आपका वो डिजाइन विंड प्रेशर आपका रहता है। नाउ अगेन इसमें से आपको पीडी जो है उसका कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है KD मल्टीप्लाइड बाय KA मल्टीप्लाइड बाय KC मल्टीप्लाइड बाय PZ। अगेन KD KA KC ये आपके जो फैक्टर आपको गिवन है, ये सब में आपको आगे हर एक को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने वाला है। सिर्फ आपको जो विंड लोड तक आपको जो आना है वो किस तरह से आना है वो आपको करना है। ओके, तो सबसे पहले विंड लोड का आपके पास ये इतना लंबा वाला फॉर्मूला है। अभी इसमें से आपके पास एरिया ही एक चीज है जो आपके पास अवेलेबल है। एरिया हमने ऑलरेडी स्लोप एरिया या फिर प्लान एरिया, दोनों एरिया आपके पास है, तो हम उसमें से कौन सा एरिया जो भी एप्लीकेबल होगा वो हम कंसिडर कर सकते हैं। तो एरिया तो आपके पास है। उसके बाद अभी ये आपको कैलकुलेट करना है CPE माइनस CPI, और एज वेल एज ये जो PD है ये भी आपको कैलकुलेशन करना है। PD के लिए अगर कैलकुलेशन करना है तो PD कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ये एक फॉर्मूला है KD मल्टीप्लाइड बाय KA मल्टीप्लाइड बाय KC मल्टीप्लाइड बाय PZ। अभी KD KA KC ये तीनों आपके फैक्टर है। एक आपका विंड डायरेक्शन फैक्टर हो गया है, सपोज ये आपका एरिया एवरेजिंग फैक्टर हो गया, ये आपका कॉम्बिनेशन फैक्टर हो गया। ये देखेंगे हम कौन से फैक्टर किसकी तरह से, ये सब आपको IS कोड में गिवन है। उसके बाद आपका PZ रहता है, ये आपका रहता है कि आपका एट अ हाइट Z पे आपका प्रेशर कितना है। ओके, नेट प्रेशर एट हाइट Z आपका यहाँ पे गिवन रहता है। तो अगेन PZ के लिए आपके पास फॉर्मूला है, PZ के लिए आपका फॉर्मूला है 0.6 VZ स्क्वायर। अगेन VZ के लिए आपका फॉर्मूला है, VZ आपका जो है वो डिजाइन विंड स्पीड एट हाइट ऑफ द Z। तो डिजाइन विंड स्पीड के लिए आपके पास अगेन फॉर्मूला है VB मल्टीप्लाइड बाय, अगेन आपके पास चार फैक्टर है K1 K2 K3 K4। ओके, अगेन ये फैक्टर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, रिस्क फैक्टर क्या रहता है, हाइट फैक्टर क्या रहता है, टोपोग्राफी फैक्टर क्या रहता है, ये सब आगे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। सिर्फ याद रखिए कि किस तरह से आपको जो है वो सॉल्व करना है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस पर्टिकुलर इस पॉइंट पे आना है। सिर्फ आपको ए अवेलेबल है, तो सब क्या करेंगे, पीडी कैलकुलेट करना है। पीडी के लिए ये फॉर्मूला है आपके पास, और इस फॉर्मूले PZ के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है, और इसमें VZ के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है। और VZ का फॉर्मूला क्या है आपका, VB मल्टीप्लाइड बाय K1 K2 K3 K4। ये अगर वैल्यू आपको मिल गई तो PD की वैल्यू आपको क्या मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद फिर हम CPI और CPE का कैलकुलेशन जो है वो देखने वाले। तो स्टार्टिंग विद ये जो आपका VZ का फॉर्मूला है उससे हम स्टार्ट करेंगे। VZ में आपको क्या गिवन है, VZ का आपका फॉर्मूला था VB मल्टीप्लाइड बाय K1 K2 K3 K4। तो इसमें VZ मतलब क्या रहेगा आपका, डिजाइन विंड वेलोसिटी। ये V मतलब क्या, वेलोसिटी, डिजाइन विंड वेलोसिटी एट द हाइट ऑफ द Z मतलब हाइट रहती है, कितने हाइट पे मेरी विंड वेलोसिटी कितनी रहने वाली। सो VB आपका क्या रहेगा, VB आपका रहेगा, डिजाइन नहीं रहता, सॉरी ये यहाँ पे जो है डिजाइन नहीं रहता, ये बेसिक विंड स्पीड रहता है आपका। ये आपका रहता है बेसिक विंड स्पीड VB। B मतलब बेसिक है यहाँ पे। ओके, तो VB मतलब क्या आपका बेसिक विंड स्पीड रहता है। ओके, B मतलब आपको याद रखिए, B मतलब क्या आपका बेसिक, और V मतलब क्या आपकी बेसिक विंड स्पीड या फिर बेसिक विंड, V मतलब वेलोसिटी। तो ये आपका रहेगा VB आपका रहेगा बेसिक विंड स्पीड एट या फिर विंड वेलोसिटी एट हाइट Z इन मीटर पर सेकंड। उसके बाद K1 जो आपका रहेगा वो प्रोबेबिलिटी फैक्टर रहता है, वो फिर रिस्क फैक्टर रहता है, या आपको टेबल नंबर 1 से मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो K2 है, K2 आपका टेरेन रफनेस एंड द हाइट फैक्टर, ये आपको टेबल नंबर 2 से मिल जाएगा। IS 875 पार्ट 3 2015 उसका टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2 से आपको K1 और K2 की वैल्यू जो है वो मिल जाएंगी। उसके बाद K3 आपका क्लॉज नंबर 6.33 में दिया गया है, तो वो आपका टोपोग्राफी फैक्टर रहता है। हर एक क्वेश्चन करूंगा मैं, हर एक फैक्टर क्या क्या रहता है आगे, सिर्फ इतना याद रखिए कि इस तरह से फैक्टर है। उसके बाद K4 आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द साइक्लोनिक रीजन रहता है, वो आपका एज पर क्लॉज नंबर 6.3.4 आपका जो वो कैलकुलेट करना है। ओके, तो अभी हम हर एक फैक्टर को देखेंगे
और विंड स्पीड को भी देखेंगे। वीजेड कैलकुलेट करना है आपको, तो हर एक की कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीबी से, कि वीबी किस तरह से आपको कैलकुलेट करना है या फिर आपको कहां से लेना है। तो वीबी जो आपका रहता है, वो मिलता है आपको एक अच्छा खासा, आपको यहाँ पे जो हमारा इंडिया का प्लान गिवन है, इंडिया का विंड स्पीड प्लान आपको यहाँ पे गिवन है, बेसिक विंड स्पीड प्लान ऑफ द इंडिया। अभी आईएस कोड में ये जो ब्लैक एंड व्हाइट है इसलिए आपको वहां पे दिखता नहीं है, लेकिन इस तरह से वो कुछ कलर में दिखता है। ओके, सो टोटल इंडिया को उन्होंने नंबर ऑफ जोन में जो डिवाइड कर दिया है, टोटल 6 विंड जोन उन्होंने कंसिडर कर दिया। जैसे आपके अर्थक्वेक के रीजन रहते हैं, आपके जोन 1 जोन 2 जो आपके अर्थक्वेक के रहते हैं, वैसे ही यहाँ पे आपके विंड जोन कंसिडर कर दिए हैं फॉर द विंड के लिए। ओके, जैसा इंडिया को हमने अर्थक्वेक जोन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसी तरह से हमने इंडिया को विंड जोन में भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो टोटल विंड जोन आपके क्या है, 6 विंड जोन है आपके पास, 1 2 3 4, रोमन में 1 2 3 4 5 6, और हर एक के लिए आपको बेसिक विंड स्पीड आपको यहाँ पे गिवन है कि ठीक है, अगर आपका जो पर्टिकुलर आपका जो गांव है जहां पे आपको कंस्ट्रक्शन करना है, वो अगर आपकी साइड इस पर्टिकुलर विंड जोन में आती है, तो आपको बेसिक विंड स्पीड कितना लेना है ये आपको गिवन है। सपोज आप येलो कलर में आते हो, यहाँ पे कुछ भी आपका सपोज गांव है, यहाँ पे आपकी जो साइट है वहां पे आपको कंस्ट्रक्शन करना है, तो येलो के लिए आपको क्या है, आपका यहाँ पे गिवन है 39 मीटर पर सेकंड आपको क्या करना है, विंड स्पीड लेना है। तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है आपका, हर एक विंड स्पीड आपको गिवन है, वहां पे आपको लेना है। ओके, और सपोज बाय चांस अगर आप इस जो 2 लाइन है, ओके, जहां पे आपका जोन 1 टू जोन 2 में जहां पे आपका कन्वर्ट हो रहा है, सपोज यहाँ पे आपका अगर साइड स्थित है, ये जो सपोज ये अलग वाला जोन है, ये येलो वाला है, आपका ग्रे वाला है, और इसी लाइन पे अगर आपका साइड रहती है, तो इन दैट केस आपको जो मैक्सिमम वाला है वो कंसिडर करना है। अभी क्या रहते हैं, कोई मतलब बच्चे ऐसे रहते हैं ये कि सो ठीक है, अगर हम लाइन पर रहेंगे तो क्या करना है, तो अगर आप लाइन पे अगर रहते हैं तो आपको जो मैक्सिमम वाला है वो लेना है। तो अभी सपोज ये आपका ब्लू है, ये आपका येलो है, तो सपोज आपका गांव यहाँ पे इस लाइन पे ही है, ओके, बाय चांस आपका गांव वहां पे ही है, आपको इस ग्राफ का आपको डिटरमाइन नहीं होगा, लेकिन ठीक है, आपको वहां पे कुछ भी आसपास में गांव है, तो हम क्या करेंगे, जिसका ज्यादा स्पीड है, तो अभी आपको ब्लू का स्पीड क्या है, आपका ज्यादा है, और रेड का स्पीड क्या है आपका, सॉरी येलो का स्पीड क्या है आपका, वो कम है, तो हम क्या करेंगे, ब्लू वाला जो हायर स्पीड है उसी को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे अभी हमारा जो सिटी गिवन है वो आपको मुंबई गिवन है, तो यहाँ पे बॉम्बे के लिए आपको गिवन है, बॉम्बे आपका क्या है, इस तरह से थोड़ा सा रेडिश में आता है, तो रेडिश के लिए आपका विंड स्पीड गिवन है 44 मीटर पर सेकंड, तो वीबी तो आपको मिल गया। इसके अलावा ये बड़े बड़े सिटी है, तो उन सिटी के लिए आपको आईएस कोड के एंड में भी सिटी वाइज बेसिक स्पीड भी आपको गिवन है, तो आईएस कोड के एंड में आपको सिटी वाइज बेसिक विंड स्पीड भी गिवन है। ओके, बेसिक विंड स्पीड सिटी वाइज आपको गिवन है, जो आपको इंपॉर्टेंट वाले सिटी है वहां पे दिया गया है। और इसके हिसाब से अगर आप मुंबई यहाँ पे देखेंगे, तो मुंबई के लिए जो हमने ग्राफ में देखा कि 44 मीटर पर सेकंड, वही यहाँ पे स्पीड भी आपका मुंबई का गिवन है। सपोज आपकी सिटी अगर इस लिस्ट में नहीं रहेंगे, तो आपको क्या करना है, ग्राफ रेफर करना है, और अगर इस लिस्ट में अगर आपकी सिटी रहेगी तो बेस्ट है। और आगे ये लंबी लिस्ट है थोड़ी सी, ये मैंने शॉर्ट कर दी, क्रॉप कर दी, इसके आगे और भी लिस्ट है, तो अगर उसमें आपका नाम रहता है, आईएस कोड के एंड में आपको एनेक्स नंबर 1 में दिया गया है, वो एनेक्स नंबर 1 ए में दिया गया है, वहां पे आप रेफर कर सकते हो, तो उससे डायरेक्टली ले सकते हैं, या फिर ये आपका ग्राफ है, ग्राफ से भी आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। K1 K2 K3 K4 इतने निकालने, आपको 5 वैल्यू निकालनी। सबसे पहले हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है वीबी इक्वल्स टू 44 मीटर पर सेकंड। उसके बाद आपका K1 फैक्टर जो रहता है वो आपका रहता है रिस्क कोएफिशिएंट। रिस्क कोएफिशिएंट मतलब जो आपकी विंड वेलोसिटी हम कंसिडर कर रहे हैं, हमने ये 44 जो है वो विंड वेलोसिटी कंसिडर की, लेकिन हमने ये किस तरह से विंड वेलोसिटी कंसिडर की कि 50 साल में ये विंड वेलोसिटी है मैक्सिमम विंड आपकी आने वाली है। अगर 50 साल से ज्यादा ईयर में कंसिडर करता है, सपोज 100 ईयर अगर मैं कंसिडर करता हूं, तो मे बी इट इज पॉसिबल दैट ये 44 का जो आंकड़ा हमने कंसिडर किया है वो वैल्यू में भी कई कबार 47 मीटर पर सेकंड वाली विंड भी आपकी वहां से बह सकती है, और ऐसा नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ 50 ईयर कंसिडर कर दिया है। सो अगर हम 50 ईयर का अगर हम लाइफ स्पैन कंसिडर करते हैं, तो 50 ईयर के लिए आपको कोई भी करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, जो ओरिजिनल विंड स्पीड है वही आपको लेना होगा। लेकिन अगर 50 साल से ज्यादा अगर हम कंसिडर करते हैं, तो इन दैट केस वो जो हमने विंड स्पीड लिया है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि उसको वो क्रॉस कर सकता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उस विंड स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। वहीं पर अगर हम उसको रिड्यूस कर देते हैं 50 से, हमसे 5 साल का अगर जो हमारा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है उसका अगर डिजाइन लाइफ जो स्पैन लेते हैं वो अगर 5 साल ही ले लेते हैं, तो इन दैट केस ऐसा अभी ये मैक्सिमम 50 साल में 33 है, लेकिन ऐसा नहीं कि 5 साल में 33 वाला जाएगा, 5 साल में वो कम जा सकता है, तो इसलिए हम वहां पे क्या करेंगे, विंड स्पीड जो है वो रिड्यूस कर देंगे। अभी यहाँ पे जो हमारा है एक प्रॉपर एक गोडाउन का स्ट्रक्चर है, तो गोडाउन का स्ट्रक्चर हम
5 साल के लिए नहीं, 25 साल के नहीं तो ले सकते हैं, 100 साल भी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हम उसके लिए कंसिडर करेंगे ठीक है लाइफ स्पैन ऑफ और पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है जनरल बिल्डिंग है हमारे, तो उसके लिए हम लाइफ स्पैन कंसिडर कर देंगे 50 साल। तो देयरफॉर और K1 फैक्टर जो आप करेंगे फॉर द 44 मीटर पर सेकंड स्पीड के लिए आपका K1 फैक्टर विल बी इक्वल्स टू 1। 50 साल ईयर और 44 मीटर पर सेकंड की आपकी स्पीड होती है, विंड स्पीड होती है, तो इन दैट केस क्या रहेगा आपका K1 फैक्टर आपका रह जाएगा 1। तो K1 की वैल्यू आपकी आ जाएंगी, K1 विल बी इक्वल्स टू 1। K1 की वैल्यू आपकी आ गई 1। नेक्स्ट है आपका K2। K2 फैक्टर जो रहता है आपका वो टेबल नंबर 2 में गिवन है। K2 फैक्टर जो रहता है आपका वो टेरेन एंड हाइट फैक्टर रहता है। आपका जो हाइट रहेगी बिल्डिंग की उसके हिसाब से आपकी जो विंड वेलोसिटी है वो बढ़ती जाती है। ओके, अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अगर आप कहीं रहे हो, ओके, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अगर आप रहते हैं तो आपका जो फर्स्ट फ्लोर पे आपका जो विंड वेलोसिटी है आपको ज्यादा हवा नहीं लगती, लेकिन अगर आप जैसे जैसे आप टॉप फ्लोर पे जाते जाओगे, जैसे जैसे आप ऊंचा जाते जाओगे, वैसे वैसे आपको हवा जो है वो ज्यादा लगती है। सो देयरफॉर आपका जो विंड वेलोसिटी हमने कंसीडर कर दी कि सपोज 44 मीटर पर सेकंड है, ये हमने कंसीडर कर दिया सपोज 10 मीटर के लिए, लेकिन जिस तरह से हाइट बढ़ती जाएंगी उस तरह से आपकी विंड वेलोसिटी भी आपकी बढ़ती जाएंगी। तो इस 44 मीटर पर सेकंड को आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज जो है वो करना पड़ेगा। तो ये एक फैक्टर हमने कंसीडर कर दिया कि हाइट के हिसाब से आपको क्या करना है, जो वैल्यू आपको वो इंक्रीमेंट करते जाए। तो ये सभी वैल्यू देखिए जिस तरह से हाइट बढ़ती जा रही है उसी तरह से ये सभी वैल्यूज के आपके बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद दूसरा आपका जो फैक्टर रहता है वो रहता है आपका आप किस एरिया में हो। सपोज आप सिटी में रहते हो, अगर आप सपोज मुंबई जैसे सिटी में, मेन सिटी में आपका रहते हो, तो आपके आजू बाजू बहुत सारी बिल्डिंग्स रहेंगी, तो इसलिए आपको हवा जो अगर बहुत स्पीड से भी हवा बह रही होंगी तो भी आपको हवा कम लगेगी। वहीं पर अगर आप खेतों में रहते हो तो खेतों में आप अगर उसी तरह से अगर बिल्डिंग हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो खेतों में ज्यादा ऑब्स्टेकल्स नहीं होंगे, झाड़ वगैरह आपके पास नहीं रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, आपको जो विंड है वो डायरेक्ट आपके ऊपर आएंगी, वो आपको उसको रोकने के लिए ऑब्स्टेकल कोई भी नहीं रहेगा, तो वहां पे आपकी विंड वेलोसिटी आपको ज्यादा महसूस होंगी। वहीं पर अगर आप सिटी में जाते हो जहाँ पे आपके आजू बाजू में बहुत सारे जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा जो वेलोसिटी है वो आपकी कम महसूस होंगी। तो इसके लिए डिफरेंट टेरे के जो टेरेन होगा आपका आजू बाजू का जो भी आपका परिसर होगा उसको हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टेरेन में जो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, सो दैट हम क्या करेंगे जहां पे कुछ ज्यादा झाड़ नहीं है या फिर बिल्डिंग्स नहीं है आजू बाजू में, वहां पे क्या करेंगे स्पीड को इंक्रीज कर देंगे। वहीं पर अगर सपोज आजू बाजू थोड़े से झाड़ है या फिर बहुत सारे लंबी लंबी बिल्डिंग है, तो इन दैट केस हम उस स्पीड को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि हमको हवा जो है वो ज्यादा नहीं लगने वाली। सो टोटल 4 टेरेन कैटेगरीज में आईएस कोड ने टोटल 4 टेरेन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, जो भी आपका आजू बाजू का जो भी टेरेन होगा उसको। सो फर्स्ट कैटेगरी आपको उन्होंने दिया गया है कि एक्सपोज ओपन टेरेन अगर आपका रहेगा विद देयर फ्यू ऑब्स्ट्रक्शन, और या फिर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा या फिर बहुत कम ऑब्स्ट्रक्शन रहेंगे, और जो भी आपका सराउंडिंग वाले ऑब्जेक्ट आपके हैं या फिर जो आपके झाड़ है या फिर कोई भी दूसरा बिल्डिंग्स वगैरह है, अगर उनकी हाइट लेस देन 1.5 मीटर रहेंगी, आजू बाजू में मेरी बिल्डिंग्स वगैरह है उसकी हाइट अगर 1.5 मीटर से कम रहती है, या फिर जो ओपन टेरेन है मेरा कुछ ज्यादा कुछ झाड़ पौधे नहीं है, तो इन दैट केस में क्या करूंगा, उसको कैटेगरी 1 कंसिडर करूंगा। सो ये जो है सपोज एक मेरी सिंगल बिल्डिंग है, यहाँ पे कोई भी दूसरी बिल्डिंग से यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रही है, या फिर यहाँ पे मेरी एक सिंगल बिल्डिंग है, यहाँ पे एक मेरा कुछ तो भी सी कोस्ट है, यहाँ पे कुछ नहीं बिल्डिंग है, ये बहुत दूर जाके मेरा कुछ तो भी क्या है, मेरा ग्रास वगैरह है या फिर कुछ तो भी पौधे वगैरह है, तो और उसकी हाइट जो है मेरी 1.5 मीटर से कम है, तो इसको मैं क्या कंसिडर कर दूंगा, टेरेन कैटेगरी 2। ओके, ये भी आपकी सॉरी ये टेरेन कैटेगरी 1 होगी, ये भी टेरेन कैटेगरी आपकी 1 होगी एज पर आईएस कोड। ये दोनों जो आपकी वो टेरेन कैटेगरी 1 हो जाएंगे। पूरा ओपन सरफेस है, कुछ ज्यादा झाड़ नहीं है मेरे पास, ओके, कुछ ज्यादा पौधे नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा ओपन टेरेन वहां पर है। सपोज थोड़े से मेरे मतलब इतना भी स्पेसियस नहीं है, इतना भी बड़ी मेरा ऐसा कुछ जायदाद नहीं है, इतना भी मेरे पास बहुत बड़ा ऐसा कुछ स्पेस अवेलेबल नहीं है, थोड़ा सा ठीक है, गांव में मेरी एक आधी जमीन वगैरह है, तो वहां पे अगर मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ तो एक मेरा एक यहाँ पे बिल्डिंग है, दूसरा कुछ तो भी कुछ मीटर बाद मेरा दूसरा बिल्डिंग है, ओके, दूसरे मेरे पड़ोसी है, उसके बाद कुछ मीटर बाद मेरे तीसरे कुछ तो भी पड़ोसी है। यहाँ पे अभी क्या है, ओपन स्पेस है, ऑब्स्टेकल भी है लेकिन थोड़े से दूर दूर ऑब्स्टेकल है, तो इसको हम बोलेंगे कैटेगरी 2। ओके, ओपन टेरेन है आपका लेकिन विद वेल स्कैटर ऑब्स्ट्रक्शन है। ओके, मतलब क्या हो जाएंगे, वो ऑब्स्ट्रक्शन तो है लेकिन वो थोड़े से स्कैटर है, पास पास में नहीं है, तो उसको मैं कंसिडर करूंगा टेरेन कैटेगरी 2। उसके बाद टेरेन कैटेगरी 3 मतलब क्या, ऑब्स्टेकल है मेरे पास और पास पास में जो है मेरे वो जो बिल्डिंग्स है वो मेरे बहुत पास पास में है। ओके, इन दैट केस मेरी टेरेन कैटेगरी ये हो जाएंगी 3, ये टेरेन कैटेगरी हो जाएंगी मेरी ये 2। और टेरेन कैटेगरी 4 मतलब क्या,
बहुत सारे, जैसे मुंबई जैसे सिटी में आपके बहुत सारे हाई राइज बिल्डिंग है और यहाँ पे मुझे कुछ तो भी ऐसा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, तो अभी मेरे आजू बाजू में बहुत सारे हाई राइज बिल्डिंग है, तो इन दैट केस मेरे जो कैटेगरी हो जाएंगे वो टेरेन कैटेगरी 4 हो जाएंगे। तो इस तरह से 4 कैटेगरी में आपको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है हर एक चीज को। सॉरी, टेरेन कैटेगरी 2 हम कंसिडर करेंगे कि हमारा जो पर्टिकुलर बिल्डिंग है वो आउटस्कर्ट ऑफ द मुंबई, उन्होंने बुलाया है कि मुंबई के अंदर नहीं है, मुंबई के बाहर है, इसलिए हमने क्या कर दिया, टेरेन कैटेगरी 2 जो है वो हम कंसिडर करने वाले हैं। सो देयरफॉर यहाँ पे आपका जो फैक्टर हो जाएगा K2 फैक्टर विल बी इक्वल्स टू, अभी हाइट जो है, हाइट आपको कंसिडर करनी है और ये दो वैल्यू आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इंटरपोलेट करना है। फर्स्ट आपकी क्या वैल्यू जाएंगे, ये 10 मीटर है, 10 मीटर के लिए आपको कितना गया है 1.00 गिवन है, और 15 मीटर है, 15 मीटर के लिए आपको क्या गिवन है 1.05, और आपकी हाइट कितनी है, अभी मेरी हाइट ऑफ द ईव्स मेरी थी 10 मीटर, और मतलब क्या यहाँ से कॉलम स्टार्ट होगा, कॉलम से लेके ये जो मेरा ट्रस है, ओके, ये जो हाइट मेरी गिवन है फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टू द ट्रस, ये ट्रस तक मेरी हाइट गिवन है 10 मीटर, और उसके बाद ये जो आपका ये 3 मीटर वाला ट्रस है मेरा, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसका हाफ ले लूंगा, दैट इज 1.5 मीटर, कहीं पर यहाँ पर 1/3 भी लेते हैं या फिर 2/3 भी लेते हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 3 मीटर का हाफ ले लेंगे, 1.5 मीटर एवरेज ले लेंगे, तो ये मेरी टोटल हाइट होगी। तो ये 10 मीटर और यहाँ पे 1.5 मीटर, मतलब मेरी टोटल हाइट कितनी होगी आपकी 11.5 मीटर। सो 11.5 मीटर के लिए मेरा कितनी वैल्यू लेंगी मुझे करना है, ओके। तो इंटरपोलेट में यहाँ से कर सकता हूँ, 10 के लिए 1 है, 15 के लिए 1.5 है, मुझे क्या करना है 11.5 के लिए कैलकुलेट करना है। तो 11.5 के लिए मेरी वैल्यू आ जाती है K2 की वैल्यू 1.015, ओके। अगेन हाइट को कंसिडर करना है आपको और टेरेन कैटेगरी को कंसिडर करना है। तो टेरेन कैटेगरी हमने यहाँ पे कंसिडर कर दी 2, आउटस्कर्ट बोला है मतलब बाहर है मुंबई के, अगर मुंबई में रहता तो हम क्या करते हैं टेरेन कैटेगरी 3 या फिर 4 ले लेते, लेकिन यहाँ पे आउटस्कर्ट बोला है मतलब शहर के बाहर है, ओके। तो सिटी के अगर बाहर रहता है तो ऑब्वियसली वहां पे ज्यादा कुछ ऑब्स्टेकल नहीं रहने वाले, थोड़े से रहेंगे, स्कैटर रहेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं रहेंगे, इसलिए हमने टेरेन कैटेगरी 2 कंसिडर कर दिया। और यहाँ पे हाइट जो है 10 अभी कोई जन टेरेन कैटेगरी 3 भी कंसिडर करता है, लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैं डिजाइन जो क्रिटिकल कंसिडर करते जा रहा हूँ, इसलिए हम टेरेन कैटेगरी 2 कंसिडर करेंगे। तो 10 और 15 मीटर के लिए आपके पास ये वैल्यू थी, और 10 मीटर के लिए आपके एक, 15 मीटर के लिए आपको 1.5, इससे हमने कैलकुलेट कर दिया 11.5 के लिए, ओके। तो वो वैल्यू आपके आ गई K2 इक्वल्स टू 1.015। तो आपको K2 मिल गया, अभी आपको क्या करना है K3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। K3 आपका टोपोग्राफी फैक्टर, तो अगेन क्लॉज नंबर 6.3 या फिर ठीक है ये 5.3.3 भी है, ओके। तो दोनों में से आप देख लीजिए ये 5 पॉइंट है या फिर 6 पॉइंट, आई थिंक 6 पॉइंट ही था, ये जो है IS कोड का डिफरेंट वर्जन है वहां से ले लिया है, आई थिंक 6.33, वो एक बार क्लॉज देख लीजिए। जो टोपोग्राफी फैक्टर का क्लॉज है आपका K3 फैक्टर के लिए, उन्होंने गिवन दिया है, अगर मेरा जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है वो किसी भी हिल, वैली, क्लिफ, रीच यहाँ पे होगा, ओके, मतलब खाई वगैरह होंगे या फिर पहाड़ वगैरह होगा, वहां पे अगर मेरा स्ट्रक्चर उसकी विसिनिटी में होगा, मतलब सपोज ये कुछ तो भी मेरे इस तरह से पहाड़ कुछ तो भी है और मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है, तो अभी ये क्या हो गया, ये पहाड़ है, इसके विसिनिटी में ये यहाँ पे आ गया, तो आपको पता है कि जैसे पहाड़ पे मैं जाता हूँ, पहाड़ पे मेरे क्या करती है, जो विंड है उसकी वेलोसिटी ज्यादा रहती है, अगर आप पहाड़ पे जाओगे तो वहां पे आपको क्या करता है, जोर से हवा लगती है। तो इन दैट केस अगर ये मेरा जो पहाड़ है उसकी विसिनिटी में अगर मेरा जो स्ट्रक्चर है उसको मुझे कंस्ट्रक्ट करना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक K3 फैक्टर जो है वो कंसिडर करना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको कहीं पे भी नहीं दिया गया है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हिल वगैरह के इस एरिया में है, ऐसा वहां पे कुछ भी नहीं दिया गया है, तो इसलिए हम यहाँ पे K3 की फैक्टर क्या कर लेंगे 1 कंसिडर कर, K3 विल बी इक्वल्स टू 1, ओके। सो K1 इक्वल्स टू 1 है आपका, K2 हमने कैलकुलेट किया है 1.015 और अभी K3 हमने कैलकुलेट किया 1। उसके बाद K4 जो रहता है आपका रहता है इंपॉर्टेंस फैक्टर फॉर द साइक्लोनिक रीजन, ये पहले आपका IS कोड में नहीं था, ये अभी नया फैक्टर उन्होंने ऐड कर दिया है कि ठीक है अगर आपकी बिल्डिंग साइक्लोनिक रीजन में रहती है, मतलब जहां पे आपको कुछ तो बहुत बड़े बड़े साइक्लोन वगैरह आते हैं, ओके, चक्री वादळ जिसको हम कहते हैं, तो उस तरह से अगर आपको कुछ तो भी साइक्लोन वगैरह आते हैं तो उस एरिया में आपको करना पड़ेगा जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, जैसे कि सपोज स्कूल हो गई आपकी या फिर दूसरा कुछ तो भी आपका सपोज इंपॉर्टेंट, सपोज कुछ तो भी प्लांट है आपका, इंडस्ट्रियल बड़ा वाला प्लांट है, वो प्लांट हो गया आपका, या फिर सपोज कम्युनिकेशन टावर वगैरह आपके हो गए, तो वहां पे क्या है, आपको अगर साइक्लोन आता है तो जो स्कूल बिल्डिंग है वो अच्छी रहनी चाहिए, क्योंकि वहां पे बच्चे बढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे कोई भी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ ही सपोज आपका मोबाइल टावर है, तो मोबाइल टावर भी आपका जो साइक्लोन है उसमें वो गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन इज द वे, ओके। अगर कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ तो बहुत सारे आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं,
तो वो जो हो गया वो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग हो गई। तो ऐसी बिल्डिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम थोड़ा सा जो विंड स्पीड है उसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, एक्स्ट्रा सेफ्टी फैक्टर क्या करते हैं हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला गया है कि अगर आपके पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रहेगा पोस्ट साइक्लोन इंपॉर्टेंस वाले स्ट्रक्चर रहेंगे जैसे कि कम्युनिकेशन टावर्स वगैरह रहेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 1.3 लेंगे। अगर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है मतलब आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह होगा, ये इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कौन सी कि जहां पर अगर एक्सीडेंट हो जाता है और साइक्लोन की वजह से अगर वो वहां पे एक्सीडेंट हो जाता है तो कुछ भी हार्मफुल केमिकल्स वगैरह वहां से रिलीज हो सकते हैं। तो उस तरह के इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर के लिए हम क्या करेंगे, जो पर्टिकुलर K4 फैक्टर आपका 1.15 रहेगा। और बाकी जो भी स्ट्रक्चर है नॉर्मल रेसिडेंशियल बिल्डिंग वगैरह आपकी जो रहेंगी उसके लिए हम क्या कर सकते हैं 1 ले सकते हो। तो अभी हमारी ये नॉर्मल बिल्डिंग हमारी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग तो है लेकिन वो सिर्फ वेयर हाउस है, वहां पे हम कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है हमारा, ओके। सिर्फ वो वेयर हाउस है, तो वेयर हाउस में वहां पे आपको इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे एक नॉर्मल स्ट्रक्चर इसको कंसिडर करेंगे, इसलिए K4 की वैल्यू भी आपकी क्या आ जाएंगी, K4 इक्वल्स टू आपकी 1। K1 K2 K3 K4 चारों वैल्यू आपको मिल गई। उसको अगर हम ये VZ का फॉर्मूला जो आपको इसमें अगर इनपुट करते हैं, VZ का फॉर्मूला आपका VB इक्वल्स टू VZ इक्वल्स टू VB मल्टीप्लाइड बाय K1 K2 K3 K4। अगर उसमें हम इनपुट कर देते हैं VB की वैल्यू आपकी 424, K1 आपका है 1, K2 है आपका 1.15, K3 आपका 1, K4 है आपका 1। तो आपको डिजाइन विंड वेलोसिटी आपकी आ गई 44.66 मीटर पर सेकंड। तो ठीक है, अभी आपको VZ मिल गया। अभी हम आगे प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है, PD तक कैलकुलेट करना है, तो वही हम कैलकुलेट करेंगे। सो एज पर IS आपके पास फॉर्मूला है VZ का, VZ हमने कैलकुलेट कर दिया, सॉरी 44.66 मीटर पर सेकंड। उसके बाद अभी PZ का फॉर्मूला आपका दैट इज द प्रेशर एट द सेड डिस्टेंस, ओके। प्रेशर का फॉर्मूला आपका 0.6 डिजाइन विंड स्पीड का स्क्वायर, so 0.6 multiplied by 44.66 square that will equals to 1196.71 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको अगेन पीडी का फॉर्मूला है, पीडी के फॉर्मूला में हमने क्या कर दिया, पीजेड आपको कैलकुलेट हमने निकाल दिया। उसके बाद केडी है आपका, के है और केसी है आपका। तो अगेन हम ये चारों फैक्टर जो है वो हम देखेंगे कि केडी क्या रहता है, के क्या रहता है और केसी क्या रहता है। तो स्टार्टिंग विद केडी, केडी जो आपका विंड डायरेक्शनलिटी फैक्टर रहता है, ओके। मतलब डायरेक्शन ऑफ द विंड आपकी किस तरह से रहेंगी, ओके। सपोज आपका अगर ट्रायंगुलर सेक्शन होगा, ओके, सपोज आपका ट्रायंगुलर सेक्शन होता है तो विंड ऐसा नहीं कि हर बार विंड आपकी पूरे ट्रायंगल पे सही लगेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे विंड ज्यादा रह सकती है, यहाँ पे विंड कम रह सकती है, ओके। तो इन दैट पर्टिकुलर केस अगर आपका पर्टिकुलर मेंबर आपको पता नहीं होगा कि ठीक है ऑन ऑल साइड आपकी एग्जैक्ट विंड लगने वाली है, तो हम क्या करेंगे विंड को थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे। ऐसा नहीं कि हर एक ही जगह विंड ज्यादा लगेंगी, ओके। पूरे पूरे से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, एक ऐसा विंड का थोड़ा सा यहाँ पे विंड आती है, यहाँ पे विंड नहीं रहेंगे, तो इन दैट हम क्या करेंगे विंड वेलोसिटी को थोड़ा सा कम कर देंगे, ओके। तो अगर आपका कुछ भी आपका ओपन साइन वगैरह होगा या फिर बिल्डिंग होगी कुछ भी आपकी, या फिर फ्रेमवर्क वगैरह मतलब ट्रस वगैरह के लिए, या फिर ऐसा कुछ तो भी स्ट्रक्चर रहेगा, तो फॉर दैट हम क्या करते हैं द फैक्टर ऑफ 0.19 में बी यूज फॉर द डिजाइन ऑफ द विंड प्रेशर, ओके। और अगर आपका सर्कुलर होगा या फिर न्यू सर्कुलर फॉर्म होगा तो इन दैट केस हम क्या करेंगे 1 कंसिडर करेंगे। तो अभी यहाँ पे हमारा ट्रस है, तो ट्रस के लिए हम क्या करेंगे KD इक्वल्स टू 0.9 हम कंसिडर कर देते। तो ठीक है, KD हमने कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद के जो रहता है आपका वो एरिया एवरेजिंग फैक्टर रहता है। आपको पता है कि जितना ज्यादा एरिया रहेगा उतना जो भी वैल्यू हम कंसिडर कर रहे हैं उसकी वैल्यू में भी कम हो सकती है। सपोज ये ऐसा लंबा वाला एरिया होगा, इतना बड़ा इतना सा एरिया है, तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये ठीक है यहाँ पे पूरे एरिया पे एवरेज विंड है। लेकिन वही अगर हम बड़ा वाला एरिया ले लेते तो ये पूरे एरिया पे विंड जो आपकी वो वैसी ही नहीं रहेंगी, मे बी यहाँ पे ज्यादा विंड रहेंगे, यहाँ पे बहुत कम विंड रहेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम क्या कंसिडर नहीं कर सकते कि जो भी आपकी विंड है वो पूरी तरह से एवरेज है, ओके, सॉरी ये पूरी तरह से यूनिफॉर्म है, हम कंसिडर नहीं कर सकते, ओके। सो देयरफॉर यहाँ पे सपोज कम विंड है, यहाँ पे आपकी ज्यादा विंड है, तो इन दोनों को हम क्या करते हैं एवरेज कर देते हैं, ओके। इन दोनों के जो विंड है अलग अलग विंड स्पीड के लिए क्या करेंगे विंड को थोड़ा सा एवरेज कर देंगे। तो इसके लिए आपको एक के फैक्टर ऐड करना होता है। के फैक्टर आपका रहता है एरिया एवरेजिंग फैक्टर। हम क्या करेंगे यहाँ पे एरिया को एवरेजिंग कर रहे हैं, ओके, एरिया जो उसको एवरेज कर रहे हैं, ओके। तो अगर आपका एरिया जो है वो 10 मीटर स्क्वायर से कम होगा तो इन दैट केस एरिया एवरेजिंग फैक्टर 1 रहता है। तो अभी हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं कि पर्लिन वगैरह है उसके डिजाइन में आपको पर पैनल पॉइंट लोड लेने वाला है, तो उसका एरिया हम 10 मीटर स्क्वायर से कम ही है, थोड़ा सा ज्यादा रहेगा मे बी आपका, तो वो भी ज्यादा भी आ जाता है, तो वो इतना इफेक्ट नहीं करता है हमारे, क्योंकि हमने क्या कर दिया है जो भी स्ट्रक्चर हमने कंसिडर किया है कि जो भी हमारा ट्रस है वो हमने पूरा ट्रस नहीं कंसिडर किया, हमने क्या कर दिया पर पैनल पॉइंट जो है वहां पे लोड एक्ट हो रहा है इस तरह से कंसिडर कर दिया। तो देयरफॉर पैनल पॉइंट पे जो भी आपका एरिया होगा वो थोड़ा सा कम ही है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया इसको
जो भी एरिया है ट्रिब्यूटरी एरिया 10 मीटर स्क्वायर से कम ले लिया, और देयरफॉर फॉर दैट के फैक्टर विल बी इक्वल्स टू 1। तो देयरफॉर आपका के फैक्टर जो आपका वो हमने यहाँ पे कंसिडर कर दिया 1। उसके बाद आपका अगला वाला फैक्टर है केसी फैक्टर, दैट इज अ कॉम्बिनेशन फैक्टर। ओके, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द विंड जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। तो देयरफॉर अगर हम सपोज हमने एक्सटर्नल विंड प्रेशर हम कंसिडर कर रहे हैं, इंटरनल विंड प्रेशर कंसिडर कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट अलग अलग तरीके से जो विंड आ रही है उसको हम क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। सो देयरफॉर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, उसके लिए आपको जो विंड लोड है वो आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। सो केसी विल बी इक्वल टू 0.9। सो देयरफॉर हमने केसी की वैल्यू भी आपको मिल गई, केसी इक्वल टू 0.9। सो अभी आपको केडी है आपके पास, के अभी आपके पास केडी है, आपके पास के है, आपके पास केसी है, पीजेड भी आपके पास है। ओके, सो उससे हम क्या कर सकते हैं, पीडी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पीडी कैलकुलेट कीजिए, इनपुट करेंगे हम हमारे फॉर्मूले में, पीडी इक्वल टू आपका आ गया 96934 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो अभी आपका जो ओरिजिनल फॉर्मूला था उसमें आपके वैल्यू, आपकी पीडी की वैल्यू आपकी मिल गई। IS 875 वाला जो आपका फॉर्मूला था उसमें आपको वैल्यू मिल गई है, एरिया आपके पास है, पीडी की भी वैल्यू अभी हम कैलकुलेट कर दिया। अभी आपको क्या कैलकुलेट करना है, सीपी माइनस सीपीआई। सीपी क्या रहेगा आपका, कोएफिशिएंट ऑफ द एक्सटर्नल प्रेशर। ओके, और सीपीआई रहेगा आपका इंटरनल प्रेशर का कोएफिशिएंट। ओके, सो अगेन ये जो है आपका वो डिपेंड रहता है आपका जो भी आपकी ओपनिंग है उसके ऊपर। ओके, जो सीपीआई रहेगा आपका इंटरनल कोएफिशिएंट जो आपका रहेगा वो रहता है, डिपेंड रहता है आपका इंटरनल जो आपकी ओपनिंग है उसका। ऑब्वियसली अगर आपने ओपनिंग ज्यादा है तो हवा ज्यादा अंदर आ जाएंगी। ओके, सपोज हमारा जो ट्रस है, ओके, इस तरह से ट्रस रहता है, विंड लोड क्या हो जाएगा, ये बाहर वाला विंड लोड इस तरह से आ जाएगा। लेकिन सपोज यहाँ पे कुछ तो भी मेरी ओपनिंग है, ओके, सपोज यहाँ पे एक दरवाजा है, तो यहाँ से विंड क्या आ जाएंगे, अंदर आ जाएंगी, और ये विंड यहाँ पे इस तरह से एक्ट होंगी। ओके, तो ये जो इंटरनल वाला जो प्रेशर रहेगा इसको मैं करूंगा सीपीआई। ओके, इंटरनल वाला प्रेशर, और ये बाहर से जो विंड मेरी एक्ट हो रही है इसको मैं करूंगा एक्सटर्नल वाला प्रेशर। ओके, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे कंसिडर करना पड़ता है। ओके, सो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा अगर एरिया अगर खुला रहेगा, ओपनिंग बहुत ज्यादा रहेंगी, तो यहाँ से जो विंड है मेरा वो बहुत ज्यादा अंदर आएंगे और ज्यादा लोड एक्ट होगा। इसलिए जैसा जैसा मेरा ओपनिंग का एरिया बढ़ते जाएगा वैसे वैसे मेरा सीपीआई क्या रहेगा, मेरा जो कोएफिशिएंट ऑफ द इंटरनल प्रेशर है वो भी क्या बढ़ते जाएगा मेरा। और जैसे जैसे ये कम होते जाएगा वैसे वैसे ये भी क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। तो अभी यहाँ पे आपको गिवन था कि ओपनिंग जो है मेरी वो 5% से कम है। सो देयरफॉर फॉर दैट हमारे पास इंटरनल कोएफिशिएंट जो आपके वो है आपका प्लस माइनस 0.2। ओके, तो अभी ये प्लस भी हो सकता है, ये आपका माइनस भी हो सकता है, ये आपका भी डिफाइन नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों कंसिडर करेंगे, एक बार +2 से कैलकुलेशन करेंगे, एक बार -2 से कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सक्शन भी क्रिएट हो सकता है या फिर ये यहाँ पे ये लोड भी एक्ट हो सकता है। दोनों आपको पता नहीं कि दोनों में से क्या है, तो हम दोनों कंडीशन एज्यूम करेंगे। एक में हम क्या करेंगे, +0.2 लेंगे और दूसरे में क्या करेंगे, -0.2 करेंगे। सो इस तरह से दो कैलकुलेशन आपके जो है वो। सो ये सीपीआई तो आपको मिल गया। अभी आपका हो गया सीपी आपको मिल गया, उसके बाद अभी एक्सटर्नल विंड फैक्टर सीपी, ठीक है, सीपी हमने 0.2 कंसिडर कर दिया, अभी दो हम इस तरह का कंसिडर करेंगे। उसके बाद आपका हो गया सीपीई, दैट इज द एक्सटर्नल विंड फैक्टर। ओके, एक्सटर्नल विंड कोएफिशिएंट, सॉरी। तो ये जो एक्सटर्नल विंड कोएफिशिएंट है आपका वो आपका रहता है एंगल के, वो डिपेंड रहता है आपका विंड एंगल पे। ओके, विंड एंगल आपका जो थीटा है, मतलब विंड आपकी वो किस तरह से अप्लाई हो रही है। ओके, वो इस तरह से अप्लाई हो रही है या फिर वो इस तरह से अप्लाई। दो कंडीशन आपके, थीटा इक्वल्स टू 0, ओके, मतलब जो विंड है आपकी वो इस तरह से अप्लाई हो रही है, और दूसरा उसके 90 डिग्री में आपकी जो विंड है वो एक्ट हो रही है। सपोज मेरा कुछ तरह इस तरह से जो स्ट्रक्चर होगा, मैं एक बार क्या कंसिडर करूंगा कि यहाँ पे इस तरह से विंड एक्ट हो रही है, दूसरी बार मैं कंसिडर करूंगा नहीं, यहाँ पे विंड इस जगह से मेरी क्या हो रही है, विंड जो है वो एक्ट हो रही है। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को अगेन जो विंड है आपका हर एक थीटा के लिए, हर एक एंगल जो आपका विंड एंगल है, सपोज आप 0 डिग्री लेते हैं, उसके लिए आपके दो आपके जो है वो कंसिडर किए जाते हैं, दो एरियाज कंसिडर किए जाते हैं, फिर दो साइड कंसिडर की जाती है। एक आपकी हो जाती है विंडवर्ड साइड, ओके, और ये आपकी होती है लीवर्ड साइड। ओके, सपोज हमारा ये कुछ तो भी इस तरह से ट्रस होगा, तो हमने कंसिडर कर दिया कि यहाँ पे विंड आ रही है, तो ये जो मेरा पोर्शन रहेगा दिस विल बी योर, ये मेरी हो जाएंगे विंडवर्ड साइड, और इसके अपोजिट वाला जहां पे विंड नहीं एक्ट हो रही है ये क्या हो जाएंगे आपकी मेरी, ये आपकी हो जाएंगी लीवर्ड साइड। तो मेरा अगर ट्रस होता है तो इन दैट ट्रस, ओके, जहां पे विंड मैंने कंसिडर कर दी वो आपकी होगी विंडवर्ड साइड, और उसके अपोजिट वाली साइड क्या हो जाएगी आपकी लीवर्ड साइड। सिमिलरली यहाँ पे इन्होंने जो ई एफ होगा ये आपकी क्या हो जाएंगी, ये आपकी क्या हो जाएंगी ई एफ मतलब क्या हो जाएंगे आपकी विंडवर्ड साइड, और ये आपका जो जी एच है, जी एच आपकी क्या हो जाएंगी लीवर्ड साइड। सिमिलरली अगर यहां से अगर आपकी विंड आती है, ओके,
तो अगेन ये ईजी जो आपका रहेगा वो हो जाएंगे आपके विंडवर्ड साइड, और ये एफजी आपकी जो हो जाएंगे वो आपकी हो जाएंगे लीवर्ड साइड। सो अगेन ईजी विल बी योर विंडवर्ड साइड और एफजी विल बी योर लीवर्ड साइड। तो ये आपको दो चीजें आपको याद रखनी है, एक आपका विंड का डायरेक्शन आपका कौन सा है, एक आपका इस तरह से रहेगा 0 डिग्री थीटा, और उसके परपेंडिकुलर आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री जो विंड एंगल रहेगा। उसके बाद एक आपके लीवर्ड साइड रहेंगे और एक आपके विंडवर्ड साइड रहेंगे। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद जो बिल्डिंग का हाइट रेशियो उसके हिसाब से और जो रूफ एंगल है उसके हिसाब से आपको जो वैल्यूज है वो आपको यहाँ पे गिवन है। ये सभी वैल्यू क्या आपकी वो सीपीई की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है। तो अभी हमने कैलकुलेट करना है कि एच बाई डब्ल्यू हमारा कितना आता है। तो हम कैलकुलेट करेंगे एच जो आपकी मेरी हाइट है 10 मीटर, डब्ल्यू है मेरा 12 मीटर। ओके, हाइट मतलब क्या, जो ट्रस चालू होता है वहां तक की हाइट मेरे को कंसीडर करनी है। तो ये हाइट क्या है मेरी, यूज तक की हाइट है। सो एच डिवाइडेड बाय डब्ल्यू, डब्ल्यू मेरा क्या है आपका ये स्पैन है आपका, और ये क्या है, ये मेरी है यूज तक की हाइट जो है मेरी। तो यूज तक की हाइट मेरी थी 10 मीटर और स्पैन था मेरा 12 मीटर। सो 10/12 अगर करता हूं तो मेरा आता वो 0.833। सो इट इज, ये जो है मेरी वो सेकंड जो आपका पर्टिकुलर सेक्शन है वो कंसिडर होता है कि ये क्या है 0.5 से ज्यादा है और 1.5 से कम है। 0.833 जो आपका आया वो 0.5 से ज्यादा है और 1.5 से कम है। तो जबरपुर ये सेकंड जो कंडीशन है वो मेरी वो सेटिस्फाई आपकी हो रही है। सेकंड कंडीशन के लिए अगेन आपको क्या करने के पड़ेंगे, ईएफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जीएच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ईजी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एफएच की। और ये सब वैल्यू किस पे डिपेंड है आपकी, जो आपका रूफ एंगल है उस पर डिपेंड है। रूफ एंगल क्या रहेगा आपका, ये जो आपका रूफ है, ओके, ये जो आपका रूफ है ये इसका हमने ये थीटा निकाला था। तो थीटा आपका था 26.56 डिग्रीज। तो ये इसके लिए निकालना है। तो अभी यहाँ पे 0 के लिए है, 5 डिग्रीज के लिए, 10 के लिए, 20 के लिए और 30 के लिए। तो 20 और 30 का क्या करेंगे हम एवरेज ले लेंगे। सॉरी 20 और 30 का क्या करेंगे हम इंटरपोलेशन करके हम वैल्यू जो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो वही हम आगे करते हैं। सेकंड वाला जो है वो हमने कंसिडर कर दिया, सेकंड वाला ही हमने जो कंसिडर कर दिया है। अगेन सीपीई के आपको दो वैल्यूज कंसिडर करनी है। 0.2 था आपका, इसलिए हमने एक बार क्या कर दिया, जब नॉर्मल टू द यू आपका रहेगा, ओके, जब आपका 0 डिग्री रहेगा तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, एक बार प्लस ले लिया, उसके बाद एक बार हमने माइनस ले लिया। सिमिलरली जब 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के लिए हमने एक बार प्लस ले लिया, उसके बाद एक बार माइनस ले लिया। उसके बाद अभी आपकी जो विंडवर्ड साइड होंगी ये ईएफ होंगी, ओके, या फिर ईजी होंगी। ओके, तो ये अभी ईएफ मतलब क्या आपका 0 डिग्री है तो हम क्या करेंगे ईएफ वाला कंसिडर करेंगे। तो ईएफ आपका आपको कंसिडर करना है विंडवर्ड साइड के लिए, और एंगल कितना है आपका, एंगल इज योर 26.56। तो ये जो आपकी वैल्यू है इन दोनों का आपको क्या करना है, इंटरपोलेशन आपको करना है। कितने वैल्यू के लिए आपका 26.56 के लिए। तो वहां से आपको वो निकल के आ जाता है 0.372। ओके, दो यहाँ पे सिर्फ प्लस माइनस के लिए से ये वैल्यू तो चेंज नहीं होंगी, ये दोनों वैल्यू आपकी सेम रहेंगे। सिमिलरली लीवर साइड आपका जो जीएच है वह यहाँ पे दोनों आपकी 0.5 है, 20 डिग्री के लिए भी -0.5 है, 30 डिग्री के लिए आपकी -0.5 है। तो देयरफॉर दोनों भी आपके यहाँ पे क्या आ जाएंगे 0.5 -0.5। ओके, उसके बाद जो आपका जो आपका 90 डिग्री है, अभी आपको ये हमने क्या कंसिडर कर दिया 0 डिग्री के लिए। अगेन 90 डिग्री मतलब आपको ईजी कैलकुलेट करना है और एफएच कैलकुलेट करना है। आपको ईजी कैलकुलेट करना है और एफएच के लिए कैलकुलेट करना है। तो ईजी के लिए आपका अगेन यहाँ पे वैल्यू क्या आपकी 0.8 -0.8। तो देयरफॉर अभी इसमें तो इंटरपोलेशन नहीं होगा, तो इसलिए 0.8 -0.8। उसके बाद ये जो वैल्यू है ये आपकी है -0.6 और -8। तो इनमें अगर इंटरपोलेशन हम करते हैं हमारी वैल्यू कितनी है 26.56 के लिए, तो आपको ये वैल्यू मिल जाती है -0.731। अभी इसको हम कैलकुलेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट, अभी आपको क्या मिल गई, सीपी की भी वैल्यू मिल गई, सीपीआई की भी वैल्यू मिल गई। तो दोनों वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे, दोनों से हम कैलकुलेट करेंगे सीपीई माइनस सीपीआई। तो इससे आपको ये जो वैल्यूज है वो मिल गई। ओके, अभी कुछ बुक में क्या करते हैं विंडवर्ड साइड के लिए अलग कैलकुलेशन लेते हैं और लीवर्ड साइड के लिए अलग कैलकुलेशन लेते हैं। मतलब विंडवर्ड में जो आपका मैक्सिमम होगा वो हम कंसिडर करेंगे, एज वेल एज लीवर्ड में जो मैक्सिमम होगा वो कंसिडर करेंगे। ऐसा कुछ बुक में करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे हमारे सिंप्लिसिटी में क्या करेंगे, ये पूरे जो आपके टोटल वैल्यू है इसमें से जो मैक्सिमम होगा वो लेने वाला है। तो मैक्सिमम आपका क्या है 1 है। ओके, इन चारों में से, इन सब में से जो मैक्सिमम होगा वो लेने वाले हैं। तो माइनस है यहाँ पे और वो कितना आ गया आपका 1 आ गया। ओके, जो भी मैक्सिमम होगा वही हम कंसिडर करेंगे। 1 मतलब क्या, ये जो आपका +1 मतलब क्या, यहाँ से इस तरह से लोड लग रहा है, यहाँ पे माइनस मतलब क्या, इंटरनली आपका जो लोड है वो आपका लग रहा है। ओके, सपोज इस तरह से होगा तो आपका लोड इस तरह से नहीं लग रहा है, रादर जो लोड है आपका वो इस तरह से, जो लोड है आपका वो लग रहा है, इस तरह से हम कंसिडर करने वाले हैं। उसको हम इनपुट करेंगे हमारे
फॉर्मूले में हमारा फॉर्मूला था विंड लोड इक्वल्स टू सीपीई माइनस सीपीआर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एरिया से, उसको मल्टीप्लाई करेंगे पीडी से। तो पीडी भी आपको मिल गया है, एरिया आपके पास ऑलरेडी है और सीपीआई भी हमने अभी कैलकुलेट कर लिया। तो एरिया जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया विल बी इक्वल्स टू अवर जो स्लोप एरिया रहेगा, सीपी माइनस सीपीआई आपको -1.1 मिला है, ओके सॉरी -1.00 मिला है। स्लोप एरिया आपके पास है 120.75 मीटर स्क्वायर। तो हम इस फॉर्मूले में इनपुट करते हैं सभी वैल्यू, आपको टोटल विंड लोड ऑन द ट्रस मिल गया 117.04 किलो न्यूटन। अगेन हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द पैनल पॉइंट। अगेन यहाँ पे देखिए पैनल पॉइंट लोड आपका कुछ इस तरह से इंटरनली लोड एक्ट हो रहा है। हम क्या करेंगे थे, एक्सटर्नली ऐसा अंदर जाने वाला लोड था, अब ये क्या हो गया निगेटिव है, इसलिए क्या करेंगे आपका बाहर जा रहा है। हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या है मेरा, यहाँ पे मेरा एक कुछ तो भी रूफिंग मटेरियल है, ओके यहाँ पे कुछ तो भी मेरा रूफिंग मटेरियल है, यहाँ पे कुछ तो भी मेरा क्या है रूफिंग मटेरियल है। और इसको सपोर्ट करने के लिए मेरा क्या है यहाँ पे एक चैनल सेक्शन मैंने प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पे एक चैनल सेक्शन है, यहाँ पे एक चैनल सेक्शन है, यहाँ पे एक चैनल सेक्शन जो हमने ऑलरेडी कंसिडर कर दिए थे, तो पर्ल ये एक चैनल सेक्शन है, ओके। तो ये जो रूफ है विंड लोड किस तरह इफेक्ट होगा, इस रूफ को ये बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, ओके। तो लोड यहाँ पे रेजिस्टिंग लोड कौन सा होगा, ये जो आपका चैनल सेक्शन में प्रोवाइड किया वो रेजिस्ट करेंगे, यहाँ पर चैनल सेक्शन, यहाँ पे चैनल सेक्शन और यहाँ पे चैनल सेक्शन और यहाँ पे चैनल सेक्शन, ओके। देयरफॉर ये इंटरमीडिएट आपके यहाँ पे हो गए और ये जो यहाँ पे जो आपके वो एंड पैनल पॉइंट्स आपके जो वो हो गए। लोड जो होंगे आपके ये 90 डिग्री यहाँ से एक्ट होंगे, ओके ये 90 डिग्री, ये आपका रहेगा फुल पैनल पॉइंट, ये भी आपका रहेगा फुल पैनल पॉइंट, ये आधा पैनल पॉइंट इधर खींचेगा और ये आधा पैनल पॉइंट इधर खींचेगा, ओके ये भी आपका रहेगा फुल पैनल पॉइंट, ये भी फुल पैनल पॉइंट और ये आपका आधा पैनल पॉइंट। तो इस तरह से आपका जो पर पैनल पॉइंट डेड लोड, सॉरी अगेन यहाँ पे आपको डेड लोड नहीं है, ये आपका है विंड लोड, ओके। पर पैनल पॉइंट विंड लोड जो आपका है टोटल लोड आपके पास डिवाइडेड बाय 6, तो 19.51 और जो एंड पैनल पॉइंट है वहां पे आपका लोड है आपका 9.755, ओके। सो ये जो आपके ये इंटरमीडिएट पैनल पॉइंट है, सो देयरफॉर यहाँ पे 9.51, यहाँ पे 9.51, ये आपके एंड पैनल पॉइंट से उसके 9.51 के आधा 9.755, ओके। तो इस तरह से हमने तीनों का कैलकुलेशन कर लिया है। लोडिंग का कैलकुलेशन हमने डेड लोड कैलकुलेट कर लिया, लाइव लोड कैलकुलेट कर दिया, उसके बाद अभी विंड लोड भी हमने कैलकुलेट कर दिया। इसके बाद आपको जो भी ये मेंबर है उसमें इंडिविजुअल जो आपका एक्शियल फोर्सेस होंगे, ओके। इस पर्टिकुलर मेंबर में एक्शियल फोर्सेस जो रहेंगे, कहाँ पे कॉम्प्रेशन आता है, कहाँ पे टेंशन आता है, इसको कैलकुलेट करना है। तो ये जो कैलकुलेशन हम करने वाले हैं स्टैड प्रो से, ओके।